आजमगढ़ में दिनांक 19/1/2025 महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय सम्मेलन पराक्रम में राजस्थान उदयपुर के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी का आगमन हुआ था। प्रोफेसर शर्मा जी महाराणा प्रताप पर पीएचडी करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताया, तो आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा। सर, आप आजमगढ़ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आने के बाद में जो अनुभव मुझे आया कि प्रताप ने के सामने जब संधि प्रस्ताव आए तब प्रताप ने एक लाइन के अंदर जो उसका उत्तर दिया था कि मेरा जो मुंह है, इस मुंह से कभी भी तुर्कों को मैं तुर्क ही कहूँगा, उन्हें कभी भी हिंदुस्तान का राजा या बादशाह नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व में ही उगता है और पूर्व में ही उगेगा, पश्चिम में नहीं उग सकता। तो आज मुझे ऐसा लगा कि इस पूर्वांचल, भारत के पूर्वांचल में जो माननीय विजेंद्र सिंह जी, जो सूर्य प्रताप के नाम का जो सूर्य उदित हो रहा है और विजेंद्र सिंह जी उसके संवाहक प्राण बने हुए हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति दी, मुझे प्रेरणा दी। और मैं मानता हूँ कि पूर्व में ही सूर्य का उदय हो रहा है और मेवाड़ से इतना दूर आजमगढ़ में इस तरह का प्रताप को लेकर के एक आभा मंडल और इतने कार्यकर्ताओं के साथ में, इतने लोगों के प्रेम के साथ में ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना, इससे मेरा मेवाड़ भी प्रेरणा लेता है। मैं यहाँ से प्रेरणा लेकर के जा रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने प्रताप पे बहुत सारे शोध किए हैं, क्या अलग क्या मिला अभी तक? देखिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी इतिहास में चल पड़ी थी, जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड जो हुए, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास के नाम से एनेल्स लिखा, और उन्होंने अपनी भूमिका में लिख दिया था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं, जिसमें दंत कथाएँ भी है, लोक कथाएँ भी है, उनको एकत्र कर रहा हूँ और इसको मैं इतिहास होने का दावा नहीं करता। ये उन्होंने अपना प्रीफेस में लिखा भूमिका में, जिसको लोगों ने पढ़ा नहीं। और आगे जो डिटेलिंग जो दंत कथाओं के रूप में थी, तो उसी में से एक चीज़ उभर करके सामने आई। वो चीज़ थी कि प्रताप ने घास की रोटी खाई, और वो लंबे समय तक साहित्य के माध्यम से चलती रही। और हर इतिहासकार, और मैं मानता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा संविधान के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों ने भी हमेशा यही कहा कि प्रताप ने घास की रोटियाँ खाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उस समय का आर्थिक सर्वेक्षण कि प्रताप के समय में कौन कौन से इनकम के सोर्सेज थे, उन सभी इनकम के सोर्सेज का लेखा जोखा मैंने अपनी शोध के माध्यम से 500 साल पहले का बाहर निकाला। और ये तथ्य सामने आए कि आज से 500 साल पहले प्रताप अपनी मिलिट्री को ट्रेंड करने के लिए 800 रुपये पर डे, आज 800 रुपये की कीमत क्या होगी 500 सालों के बाद में, आप अंदाज लगाइए कि उतना पर डे 800 रुपये रामशाह तंवर को देते थे अपनी मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए। जावर माइन से चांदी का उत्पादन होता था। तो कहीं ऐसी स्थितियां नहीं थी कि प्रताप को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई गई कि प्रताप के पास साधन कम हो गए, जंगल में भटकते रहे। वो जंगल में भटके नहीं थे, वो छापामार युद्ध नीति का अंग था। क्योंकि प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि महलों में बैठ कर के अपने किसी भी में आंदोलन को नहीं चलाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरी प्रजा जैसा जीवन जिएगी, प्रजा जिस संघर्ष में रहेगी उस संघर्ष में प्रताप भी रहेगा, इसलिए मैं महलों में नहीं रहूँगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। और मैं मानता हूँ कि आज अपने भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए प्रताप का जो ये चरित्र है, ये अनुकरण है, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो एसी के कमरों में बैठ कर के आंदोलन चलाते हैं, लेकिन प्रताप ऐसे नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति थे। और प्रताप के लिए कहा गया कि उनकी इस व्यक्तित्व के कारण मेवाड़ का हर व्यक्ति सेनानी बन गया। मतलब हर व्यक्ति तैयार है मुगलों से और तुर्कों से लड़ने के लिए। इसका उदाहरण ये मिलता है कि आप 1568 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया अकबर ने, तो आप देखें कि पर्शियन सोर्सेज लिखते हैं कि चित्तौड़ के किले को हम तोड़ नहीं पा रहे थे,
तो हमें उसे तोड़ने के लिए जब हमने तोपें लगाई, उन तोपों को रखने के लिए जब हमने दीवारों का निर्माण करवाया, चबूतरों का निर्माण करवाया, तो मेवाड़ के लोगों के सामने हमने सोने की असरफियां खोल दी। और मेवाड़ के लोग इतने भूखे नंगे थे कि उन्होंने जो 20 दिन का काम था वो 10 दिन में कर दिया। और उन मूर्खों को ये पता नहीं था कि हम उन्हीं का किला तोड़ने के लिए यहाँ पर चबूतरों का निर्माण कर रहे हैं। 1568 में ये पोजीशन थी। और वही लोग 1576 के लिए लिखते हैं प्रताप के लिए 8 साल के अंदर कोई पीढ़ी नहीं बदलती, एक पीढ़ी को बदलने में 25 साल लगते हैं। 8 साल में इतना परिवर्तन आ गया मेवाड़ में कि 1576 में वही पर्शियन सोर्सेज लिख रहे हैं कि हम सोने की थैलियाँ की गिन्नियाँ लेकर के घूमते रहे, लेकिन कोई मेवाड़ का गरीब से गरीब व्यक्ति जिसने फटे कपड़े पहन रखे थे, भूखा था, उसने भी कभी ये नहीं बताया कि प्रताप किस क्षेत्र में है। आप समझिए, ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये चरित्र का जो निर्माण है, ये ऐसे बड़े व्यक्तित्व के कारण होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो चरित्र का जो मानदंड है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। हम किसी छोटे व्यक्ति से चरित्र की अपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर जब बड़ा चरित्र जो है, बड़ा व्यक्ति जब चरित्र को लेकर के जीता है तो उसका प्रभाव नीचे तक आता है। तो ये इस तरह की भ्रांतियाँ, घास की रोटी खाना, उस समय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना। एक मैं उदाहरण अक्सर देता हूँ कि 2 नगर बसे थे एक ही काल में, फतेहपुर सीकरी और उदयपुर। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था, जिसके पास में बहुत वैभव था, पैसा था। और उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया था और उसके बाद में प्रताप शासक हुए। आप देखिए कि आज 500 सालों के बाद में फतेहपुर सीकरी में उजाड़ नजर आता है और उदयपुर का नाम जो है वो विश्व पटल पर है। तो घास की रोटी खाना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, प्रताप का पलायन कर लेना, प्रताप का युद्ध छोड़ देना, हल्दी घाटी के विजेता के रूप में प्रताप के लिए तथ्य मिले। और वो हल्दी घाटी के विजेता प्रताप में पलाय, हमें छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति को समझना होगा। और ये छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति का नाम जो दिया गया, ये भारतीय नाम नहीं है। हमें अगर इसको देखें हम तो धनुर्वेद के अंदर, शुक्र नीति के अंदर, हमारे प्राचीन भारत के अंदर इस युद्ध शैली का जो नाम मिलता है वो अटाविक युद्ध प्रणाली मिलता है। कि जिस तरह से 8वीं जातियाँ, जो जंगली जातियाँ हैं, वो किस तरह से युद्ध करती है, ये हमारी भारत की मूल युद्ध शैली रही है, जिसका प्रयोग प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में करके मुगल की जो अपराजय सेना थी और एक विशाल सेना थी, उसको शिकस्त दी थी। उस छापामार युद्ध नीति को हमें समझना पड़ेगा। तो नई जनरेशन को जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाई गई हैं, इतिहास की किताबों में पढ़ाई गई हैं कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए, तो इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत बड़ा विषय है। ऐसा है कि साहित्य के अंदर एक संवेदना होती है कि वो किसी भी संघर्ष को बताने के लिए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग करते हैं, कहीं अतिशयोक्ति का भी प्रयोग करते हैं। और वो साहित्य के माध्यम से होता है, हर साहित्य में आपको मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि उसको हमने प्रताप के और मेवाड़ के उस समय के आर्थिक हीनता से जोड़ दिया। और ये जोड़, मैं मानता हूँ कि घास की रोटी आप बताएं कि न तो कोई बन सकती है और न कोई खा सकता है, अगर एक तिनका भी मुंह में आ जाए। और दूसरा ये था कि मेवाड़ के अंदर जो आदिवासी क्षेत्र में माल नाम का एक अन्न मिलता है, जिसको कि एक दूसरी तरह का अन्न होता है सांवा, जो कि व्रत उपवास में काम में आता है, उसको भी हम घास ही मानते हैं, इसलिए व्रत और उपवास में काम में लेते हैं। तो बथुआ होता है, पालक होती है, मेथी होती है, जिसकी रोटियां आज भी ट्रेडिशनल रूप से मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष में खाई जाती है। और वो एक अंग्रेज था, वो हमारी यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक खान पान की कल्चर से वाकिफ नहीं था। और तो उसने अगर ऐसा लिखा तो उस अंग्रेज का जो कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से अनभिज्ञ था। अपराध उन लोगों का बनता है कि जो जानते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा अन्न खा रहे हैं। आज भी आप चले जाएं गोगुंदा और आवरगढ़ के क्षेत्र में माल नाम का जो एक अन्न मिलता है, आप अगर उसको सर्दी के अंदर खाते हैं, अगर आपने 10 दिन भी उसकी रोटियां खा ली तो आपके घुटने का जो दर्द है वो नहीं होगा। आज भी वहाँ पर लोग, बड़े बड़े लोग माल की रोटियां खाते हैं। और माल की जब रोटियां बनती है तो थोड़े हरे कलर की होती है, हरा रंग होता है। तो उस दृष्टि से भी अगर देखें तो कर्नल टोड ने उनको घास की रोटी मान लिया, ये समझ लिया कि ये घास की रोटियां बनती होगी, हरी है इसलिए। अच्छा, लेकिन उस चीज को बिना समझे हुए आगे उसको दोहराया गया, क्योंकि हमें कहने में, सुनने में और प्रताप के संघर्ष को बताने में बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए वो घास की रोटी अमर हो गई, ऐसा मेरा मानना है।
अच्छा, एक सवाल और मन में आता है कि पहले के चूँकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो साहित्य की जो वर्तमान स्थिति है और पहले की स्थितियों में कितना बदलाव आया है, ये विषय जानना चाहेंगे थोड़ा-सा? देखिए कि हमेशा पहला अगर हम माने कि साहित्य को लेकर के, साहित्य को वो माना गया कि वो समाज का प्रहरी है, और उस रूप में साहित्य का सृजन होता था। जो बात कोई नहीं कह सकता था, जिस सत्य को कहने में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते थे, वहाँ पर वो साहित्यकार और कवि और जो समाज के मार्गदर्शक का कार्य करते थे, और वो सच बात को कहने में पीछे नहीं रहते थे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब सवाई जयसिंह शिवाजी को दबाने के लिए औरंगजेब के कहने से लगातार वहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, सवाई जयसिंह जयपुर कछवाहा, और पुरंदर की संधि हुई है इतिहास में, जहाँ पर शिवाजी महाराज को 18 किले अपने सरेंडर करने पड़े। उस समय जो एक कवि थे बिहारी, जो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, उन्होंने एक दोहा लिख करके भेजा था कि स्वार्थ सुकृत न श्रम था, देखी विहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछिन्नु मारी। ये कहा उन्होंने कि ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है इसमें, तुम्हारा राज्य तो बढ़ नहीं रहा है, ना कोई सुकृत है, ये अच्छा कार्य जो तुम कर रहे हो, फिर तुम बाज बन करके दूसरों के हाथों में पड़ करके अपने ही पंछियों को मार रहे हो। जबकि बिहारी राज्याश्रित कवि थे, उनका खाना पीना उसी दरबार से चलता था, उसके बाद भी साहित्यकार का ये धर्म था कि उन्होंने सत्य को हमेशा आगे रखा और सत्य कहा। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियाँ बदलती गई, और सत्ता के अधीन जब साहित्य होने लग गया, तब ये स्थितियाँ बन गई कि सत्ता के अनुसार साहित्य चलने लगा। और एक समय वो था जब साहित्य मार्गदर्शन देता था कि सत्ता कैसे चलेगी। ये परिवर्तन भारत के अंदर आया, लेकिन मैं मानता हूँ कि धरती बीज नहीं खाती। कुछ ऐसे साहित्यकार रहे जिन्होंने इस धारा को हमेशा जिंदा रखा। तो आज मैं मानता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है कि जो सत्ता से सरोकार रखते हुए साहित्य जो लिखा जाता है, वो मैं मानता हूँ कि उसकी कोई बड़ा जीवन नहीं होता है। साहित्य वही अमर होता है, जैसे कि आजमगढ़ के श्याम नारायण जी पांडेय का जो साहित्य है, मैं मानता हूँ कि आज भी हम जैसे शोध अन्वेषकों को रास्ता दिखाते हैं, हमारी भावनाओं को मजबूत करते हैं, हमारे में एक ऊर्जा का संचार करते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूँगा कि जब आपको ये पता चला कि आपको आज़मगढ़ जाना है, तो सबसे पहला ख़्याल मन में क्या था आपके? मैंने उसको साझा किया है कि अच्छे अच्छे लोगों ने, जो मेवाड़ के लोग थे, जैसा कि माननीय विजेंद्र सिंह जी ने मुझे यहाँ आने पे बताया कि उन्होंने पिछले 2-4 सालों में उनको बुलाया होगा, उन्होंने आजमगढ़ के नाम से मना कर दिया कि हम आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ का नाम जो है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में कुख्यात रहा। और मैं आज एक नई धारा यहाँ देख करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी इमेज आजमगढ़ को लेकर के ये थी, लेकिन जब मुझे आपका निमंत्रण मिला, आपकी वाणी को मैंने सुना, तो मुझे लगा कि उस आजमगढ़ में जहाँ पर श्याम नारायण पांडे जैसे, अयोध्या सिंह हरिओत जैसे, आप देखें कि ऐसे हरि अवध जैसी विभूतियाँ यहाँ पर हुई है, तमसा का जो पानी है वो कितनी ऊर्जा और कितनी पवित्रता दे रहा है। ऐसे में उस आजमगढ़ का जो पुराना जो स्वरूप है फूलपुर का, आजमगढ़ नाम बाद में हुआ है, पहले इसका जो स्वरूप था वो फूलपुर था, और उस फूलपुर के स्वरूप को, जो भारतीय सनातन से जुड़ा हुआ जो स्वरूप था, उस स्वरूप को लौटाने में जो माननीय विजेंद्र सिंह जी ने जो एक आजमगढ़ की छवि मेरे हृदय में बनाई है, वो मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, और मैं मानता हूँ कि बड़ी पवित्र है।